हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RD एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक, यानी कि अगर शॉर्ट में कहें उसको तो मासा, यानी कि HCF। तो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ में, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और जो मैं आज आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, जो मैं आज आपको कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, और बेहद मज़ेदार है। आपको एक एक पॉइंट आज मैं क्लियर करवा के जाऊँगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक चीज़ का मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है HCF, यानी कि मासा, महत्तम समापवर्तक। लेकिन महत्तम समापवर्तक पढ़ाने से पहले मैं लघुत्तम समापवर्तक पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यानी कि LCM वाली वीडियो मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे मैंने डाल रखी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आपको LCM समझ में नहीं आएगा तब तक आप HCF के बारे में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF को सीखने से पहले आपको LCM सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जाइए और हमारी पहले LCM वाली वीडियो को आप देखिए, उसके बाद में वापस लौटकर इस वीडियो पर आइए और फिर उसके बाद ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं मासा के बारे में, यानी कि महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है शॉर्ट में HCF, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए बेटा, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF का एक दूसरा नाम और भी है, जो कि है GCD। ठीक है, ये इसका एक दूसरा नाम और है। जैसे कि HCF है तो HCF का ही दूसरा नाम और है, क्या है वो? GCD। इसकी बेटा अगर फुल फॉर्म हम आपको बताएं तो फुल फॉर्म इसकी होगी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होगी बेटा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर? शायद आपको आज तक किसी ने ना बताया हो इस चीज़ के बारे में कि HCF का दूसरा नाम GCD होता है। ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। क्लियर? अभी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये बताइए कि अगर HCF की जगह पे कहीं GCD लिखा आ जाए तब हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह डील करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि HCF का ही दूसरा नाम क्या है? GCD है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो अगर कभी भी आपको HCF की जगह पे GCD लिखा हुआ दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है? HCF निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर? तो चलिए बेटा, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि महत्तम समापवर्तक आखिरकार होता क्या है। इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। यानी कि अगर दो या दो से अधिक संख्याएं हमको प्रश्न में दी जाती हैं तो उन दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कैसे निकाला जाएगा, तो उसके बारे में ये लाइन आपको कह रही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दी गई संख्याओं में अगर डिवाइड कर दे, जो उन दी गई संख्याओं में, कहां पर दी गई? जो क्वेश्चन में संख्याएं दी जाएंगी, अगर उन दी गई संख्याओं में डिवाइड कर देती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो पूरी तरह से कट जाती हैं संख्याएं। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि वो जो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों ने मानी है वो क्या होगी? HCF होगी, यानी कि GCD होगी, यानी कि मासा होगी। क्लियर? चलिए बेटा, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इसको। मान लिया कोई एग्जाम्पल हमने लिया 12 और 16। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 12 और 16 का मासा ज्ञात करो। 12 और 16 का मासा ज्ञात करो। तो बेटा देखो कैसे होगा ये।
हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब जरा ये देखो कि ये जो 12 है और 16 है, ये 12 और 16 ये किन दो टेबल्स में आते हैं? ये दोनों के दोनों किस एक ही टेबल में आते हैं? सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 लिखा हुआ है और 16 लिखा हुआ है, ये 12 और 16 ये दोनों के दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं? एक ही टेबल में आने चाहिए। अब जरा सोच के देखो, सोचो, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो, आपको पता लगेगा कि वो जो एक संख्या है ना, जिसकी टेबल में ये दोनों संख्याएं आती हैं 12 और 16, वह संख्या और कोई और नहीं बल्कि 4 होगी। 4 की ही टेबल में ये 12 भी आएगा और 16 भी आएगा। तो इसका मतलब बेटा 4 क्या हो जाएगा? 12 और 16 का मासा हो जाएगा, है ना, क्योंकि और कोई तो संख्या है ही नहीं जो इन दोनों को काट सके। 4 ही एक ऐसी संख्या है जिसका अगर इसमें डिवाइड किया जाए तो भी कट जाएगा, इसमें अगर डिवाइड किया जाए तो भी कट जाएगा। लेकिन 4 के अलावा अगर हम कोई और संख्या देखना चाहें तो बेटा हमारे पास में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका अगर इन दोनों ही संख्या में डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाए। बात समझ में आ गई, है ना? बात समझ में आ गई मेरी? तो बेटा 4 ही एक ऐसी संख्या होगी जिसका अगर इसमें डिवाइड किया जाए और इसमें डिवाइड किया जाए तो वो डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। मतलब जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाता है? 0 बच जाता है। और जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा? इन दोनों का HCF हो जाएगा। क्लियर? चलो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि HCF आखिरकार निकाला कैसे जाता है। भाई कोई तरीका तो होगा उसका निकालने का, कोई तरीके से तो निकाला जाता होगा। तो उससे पहले आपको हमारा जो एक चैप्टर है गुणनखंड और गुणज वाला, यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला, मैंने एक चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है या वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि गुणनखंड और गुणज के बारे में मैंने एकदम गहराई से आपको समझाया हुआ है। उसमें एक भी पॉइंट आपका छूटने नहीं पाएगा कि गुणनखंड में कोई चीज़ छूटने वाली हो, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ छूटने की। तो गुणनखंड और गुणज मैंने आपको एकदम से सटीक भाषा में, सरल भाषा में आपको मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि अब जो यहाँ पे हम मासा ज्ञात करने वाले हैं, अब जो हम लोग यहाँ पे मासा निकालने वाले हैं, वो मेथड गुणनखंड मेथड ही होगा, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड ही होगा, जिसके माध्यम से इसका 12 का और 16 का मासा निकलेगा। तो चलिए बेटा देख लेते हैं कि 12 के और 16 के अगर हम गुणनखंड करें इस तरह से, 2 का हमने भाग दिया, सबसे पहले 6 बार गया, 2 का भाग दिया, फिर से हमने 3 बार गया, 3 का भाग दे दोगे 1 बार जाएगा, 2 का भाग दिया बेटा 8 बार, 2 का भाग दिया 4 बार हुआ ये, फिर 2 का भाग दिया 2 बार हुआ, 1 बार हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 के बेटा कौन कौन से फैक्टर आए हैं निकल के, देखो ज़रा, फैक्टर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 के कौन कौन से फैक्टर निकल के आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर? अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हम लोग एलसीएम निकाला करते थे, एलसीएम में क्या होता था कि जो नंबर कॉमन मिलता था उसको तो एक बार लिखते ही लिखते थे, लेकिन जो नंबर बच जाया करते थे उनको भी लिख लिया जाता था, उनको भी हम लोग नोट कर लिया करते थे। बात समझ में आ गई? जो नंबर बच जाया करते थे उनको भी हम लोग नोट करते थे, लेकिन एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता। एचसीएफ में बेटा क्या होगा? एचसीएफ में केवल और केवल आपको जो नंबर कॉमन दिखाई दे केवल उस नंबर को आपको नोट करना है, और जो नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है उसको आप छोड़ सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? जो नंबर आपको कॉमन मिलेगा उसको आप एक बार लिखोगे, लेकिन जो नंबर कॉमन नहीं मिलेगा उसको आप छोड़ दोगे। जैसे इसमें देखो बेटा, इसमें आ रहा है आपका 2 और इसमें भी 2 आ रहा है, कॉमन मिला कि नहीं मिला? मिला। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे बेटा? एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्लियर? मासा निकाल रहे हैं। तो 2 का एक पेयर बन गया, एक कॉमन पेयर बन गया। यहां पे भी देखो ये 2 का एक कॉमन पेयर बन गया। अब क्या ये 3 का 2 के साथ में बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 3 अलग है, 2 अलग है। हमने अभी क्या बताया था कि एक जैसे नंबर मिलने चाहिए, तो एक जैसे नंबर तो बेटा यहां पे मिल रहे हैं और यहां पे मिल रहे हैं, इसके आगे और कुछ नहीं मिल रहा।
तो अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ दो इनको, बाकी का जो मिल गया उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। क्लियर। और अभी हम लोग देखो इसको सॉल्व करने से पहले भी हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो हमने आपको बताया था ना कि 4 ही वो नंबर होगा, 4 ही वो संख्या होगी जिसका अगर 12 में और 16 में भाग दे दिया जाए, यानी डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 बच जाएगा, है ना। और देखो 4 ही निकल के आया है आंसर। तो करने का तरीका बेटा ये रहेगा, ठीक है। और कंसेप्चुअल, यदि आपको टेबल बहुत अच्छी तरह से याद है, अगर रटी हुई पड़ी है टेबल, तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को और भी करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी उन सारी चीजों की। क्लियर। तो चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के, ताकि प्रैक्टिस आपको अच्छी हो जाए। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लिया है, 12, 18 तथा 24 का मासा ज्ञात करो। तो बेटा ये 12, 18, 24 का मासा ज्ञात कैसे करेंगे, इससे पहले जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है सेम टू सेम वैसे ही करना है, कोई भी अलग मेथड नहीं है इसका, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, 12 के अलग फैक्टर करो, 18 के फैक्टर अलग कर लो और 24 के फैक्टर अलग कर लो। क्लियर। सबसे पहले हमने 2 का डिवाइड किया, 6 टाइम्स हुआ, फिर 2 का डिवाइड किया, 3 टाइम्स हुआ, और 3 का डिवाइड किया तो 1 टाइम हुआ। यहाँ पे बेटा क्या होगा, सबसे पहले 2 का डिवाइड किया 9 टाइम्स, 3 का डिवाइड किया 3 टाइम्स, और 3 का डिवाइड किया 1 टाइम। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 का फिर से डिवाइड किया 6 हो गया, फिर 2 का डिवाइड किया 3 हो गया, और 3 का डिवाइड किया तो बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 के फैक्टर। ओके, 12 के कौन कौन से फैक्टर आए हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 18 के फैक्टर। 18 के फैक्टर बेटा ये निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 24 के फैक्टर लिखे जाएंगे, ये 24 के आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब ज़रा ये देखिए इसमें कॉमन कहाँ कहाँ मिल रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ SCF। जो चीज़ आपको कॉमन मिलेगी वो आपको एक बार लिखनी है। देखो ये बन गया एक कॉमन पार्ट इसका, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखो बेटा 2 इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन बीच वाले में नहीं है। 18 के जो फैक्टर लिखे हैं इसमें तो 2 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कॉमन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलना चाहिए सभी में, तीनों में ही मिलना चाहिए। अब अगर 2 में मिल रहा है 1 में नहीं मिल रहा तो उसको कॉमन में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बेटा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये भी एक कॉमन पेयर बन गया 3 3 का। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे 3। और तो बेटा कुछ यहाँ पे कॉमन मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे, और इनका जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। इजी है कि जब 12, 18, 24 का मासा हमसे पूछा गया तो मासा बेटा कितना निकल के आया है, यहाँ पे 6 निकल के आया, यानी कि 6 निकल के आया इसका HCF। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किन्हीं संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं, कैसे इनको ज्ञात किया जाता है। चलिए बेटा अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात लगी हुई है, अगर किसी संख्या के ऊपर पावर है, ठीक है, तब उसका हम लोग मासा किस तरह से ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि घात वाली संख्याओं का मासा कैसे निकालें। उसके लिए बेटा मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखा है, ठीक है, अपनी ही लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, कोई किताबी भाषा नहीं है। अगर मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में भी आएगा, है ना। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है ये, कि ऐसी संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी घात को देखते हैं। क्या कहा गया है, सबसे पहले हम सबसे छोटी घात को देखते हैं, क्योंकि सबसे छोटी घात वाली संख्या ही दी गई संख्याओं का मासा होती है ना। सबसे छोटी घात वाली संख्या ही दी गई संख्याओं का मासा होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं
यहाँ पे लिखा बेटा, जैसे मैंने मान लिया 4 की पावर 8, 4 की पावर 9, 4 की पावर 5 एंड 4 की पावर 7 का मासा ज्ञात करो या कीजिए। ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे छोटी घात देखते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे 4 4 4 4 लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं ना, जो घातें लिखी हैं, इन घातों की तरफ हम लोग गौर करेंगे अगर थोड़ा सा, तो सबसे छोटी घात को आप देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है। क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब सबसे छोटी घात यही वाली तो हो गई 5। तो इसका मतलब बेटा ये वाली जो संख्या होगी ना, ये पूरी, ये क्या हो जाएगी, इन सभी संख्याओं का मासा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी सभी संख्याओं का। क्लियर, समझ में आ गई बात? क्योंकि सबसे छोटी घात वाली संख्या ही दी गई संख्याओं का मासा होती है। ठीक है, ये बेटा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है। अगर आप भूल जाओ इस चीज को, तो इसके लिए आप एक काम करना कि इसको नोट्स के रूप में आप अपनी नोटबुक पे इसको लिख लो, ताकि अगर आप भूल भी जाते हैं कभी भी, तो आप तुरंत उस पेज को पलट के देख लेना कि हाँ, सर ने हमको घात वाली संख्याओं का मासा निकालना ऐसे सिखाया था, है ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी मैं आपको यहाँ पढ़ाया करूँ, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाया करूँ, उन सारी चीज़ों के आप नोट्स ज़रूर बनाया करो। ठीक है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं ना, वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट भी होते हैं और हेल्पफुल भी रहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये समझ में आ गया आपको कि 4 की पावर 8, 4 पावर 9, 4 पावर 5, 4 पावर 7, इनका जब हमने एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने इस स्टेटमेंट का यूज़ किया। इस स्टेटमेंट को हमने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे 4 की पावर कितनी है, 5 है, और बाकी पावर 5 से बड़ी है। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी, वही इन संख्याओं का मासा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि मासा बराबर 4 पे घात 5। चलिए बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ लिखा है जैसे -17, इस पे घात लगी हुई है 11, -17 घात लगी है 9, -17 घात लगी है 8। इसका हमको मासा निकालना है। बताइए कितना होगा, बताइए जल्दी से। देखिए नीचे वाली संख्याओं से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, केवल आपको क्या देखना होता है, घातें देखनी होती हैं, और वो भी सबसे छोटी घात आपको ढूंढनी होती है इसमें। तो जल्दी से ढूंढ के बताओ सबसे छोटी घात यहाँ पे कौन सी है, बताइए। ये वाली है ना, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 8 है। तो जाहिर सी बात है कि 8 सबसे छोटी घात होगी कि नहीं होगी भाई, 9 से भी छोटी है, 11 से भी छोटी है, तो सबसे छोटी 8 ही तो हो जाएगी। तो सबसे छोटी घात वाली जो संख्या है ना, ये पूरी, ये इन सभी संख्याओं का मासा हो जाएगी, यानी कि एचसीएफ हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे मासा बराबर -17 पे घात 8। क्लियर, समझ में आ गई बात? अब देखिए बेटा, अभी तो हम लोगों ने सीख लिया कि यहाँ पे अगर घातें धनात्मक हो, मतलब पॉजिटिव पावर हो, तब इसकी जो एचसीएफ निकाला जाता है, इसका जो एचसीएफ निकाला जाता है, वो सबसे छोटी संख्या को देख के ही निकाला जाता है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे जो पावर है उसके आगे अगर माइनस का साइन लग जाए, यानी कि अगर ये पावर नेगेटिव हो जाती है, तब बेटा उसका एचसीएफ किस तरह से निकाला जाएगा? क्या उसका कोई अलग तरीका है? नहीं, कोई अलग तरीका नहीं है। बस थोड़ा सा आपको समझना होगा कि पॉजिटिव नंबर में और नेगेटिव नंबर में डिफरेंस क्या होता है। पॉजिटिव नंबर में और नेगेटिव नंबर में डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए जो मैंने इससे पहले वीडियो आपको पढ़ाई है, मतलब जो पहले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था घात वाली संख्याओं का, उसमें मैंने एक चीज़ आपको क्लियर करके बताई है, वो है नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। और संख्या रेखा में मैंने एकदम सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि कभी भी अगर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में कंपेयरिंग की जाए, तो कंपेयरिंग करने पर कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा निकल के आता है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको वीडियो को देख लो, और उसमें मैंने एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है कि
कभी भी अगर नेगेटिव नंबर की पावर दी जाती है तो उसका लासा कैसे निकाला जाता है, यानी कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर वहां से आप वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का सिस्टम समझ जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, कभी भी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट ज़रूर दे दूंगा इसमें कि नेगेटिव नंबर कब बड़ा और कब छोटा माना जाता है। पॉजिटिव नंबर तो हमेशा बड़े ही होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव हैं इसलिए। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है बाई चांस तो नेगेटिव नंबर वाली संख्याओं का मासा हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 3 पावर -6, 3 पावर -8, 3 पावर -9 एंड 3 पावर -2। ठीक है, ये 4 नंबर बेटा हमको दिए हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि इनका मासा ज्ञात करो, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करो। अभी हम लोगों ने जो नंबर देखे उसमें पता है जब पावर देखा होगा आप लोगों ने तो पावर हमेशा पॉजिटिव थी उसमें, है ना। जितने भी नंबर उसमें लिखे हुए थे उसकी पावर पे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का साइन लग गया पावर पे, तो इसका मतलब ये सारे नेगेटिव नंबर हो गए। अब अगर नेगेटिव पावर आ गई है तब बेटा इसका हम लोग एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे। डेफिनेशन आपकी यही रहेगी। ठीक है, केवल आपको ये समझना होगा कि ये जो माइनस के नंबर लिखे हुए हैं ऊपर, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। हमने क्या कहा कि ये जो माइनस के नंबर ऊपर लिखे हुए हैं इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले बेटा आप एक काम करो, पहले ये समझ लो कि सबसे छोटा नंबर आखिरकार हम लोग माइनस में कैसे फाइंड करते हैं। मान लिया बीच में यहाँ 0 है, एक नंबर लाइन है, ये यहाँ नंबर लाइन में बीच में एक 0 है। यहाँ पे राइट एंड पे जो नंबर चलेंगे सारे पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट एंड पे जो नंबर्स चलेंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और आगे भी बढ़ते रहते हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे भी बेटा अगर देखा जाए तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने सारे नेगेटिव नंबर ले लिए। कहाँ तक जाएंगे ये भी? -इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्लियर? कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। तो अब ज़रा ये बेटा एक बात देखो यहाँ पे कि अगर हम आपसे ये पूछें कि 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है तो आपका आंसर क्या होगा। 1 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 2 बड़ा है 1 छोटा है, यही तो बताओगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 और 4 में से कौन सा बड़ा है तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 4 बड़ा है 1 छोटा है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हम 0 से जितना ज़्यादा दूर जा रहे हैं, जितना ज़्यादा दूर जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम 0 से जितना ज़्यादा दूर चलते चले जा रहे हैं ये नंबर जो है ना उतने ही बड़े होते चले जा रहे हैं, है ना, बड़े होते चले जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। यहाँ 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 11 भी मिलेगा, यहाँ पे आपको 100 भी मिल सकता है, यहाँ पे आपको 215 मिल सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। तो 0 से आप जितना ज़्यादा दूर चले जाओगे पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको नंबर उतने ही ज़्यादा बड़े मिलते चले जाएंगे। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में तो सब कुछ उल्टा ही होता है कि 0 से आप जितना ज़्यादा दूर जाओगे नंबर उतने ही ज़्यादा छोटे होते चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि आप 0 से आगे की ओर जाते हैं तो नंबर आपको सारे बड़े मिलते चले जाएंगे, नंबर बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको जितने भी नंबर यहाँ दिए गए हैं सारे के सारे नंबर छोटे होते चले जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे -2, -9, -8 और -6 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 आएगा, -8 आएगा या इसके बाद में -9 आएगा। अब ज़रा ये देख के बताओ, मैंने अभी आपसे जो बात कही थी कि 0 से जो नंबर जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा, तो ज़रा ये चेक करके देखो कि क्या 0 से दूर -2 है या 0 से दूर -6 है या 0 से दूर -8 है या फिर 0 से सबसे ज़्यादा दूर -9 है। आप बताओ कौन सा है सबसे ज़्यादा दूर। तो आप कहोगे सर -9 0 से बहुत दूर है। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव नंबर 0 से जितना ज़्यादा दूर होता है वो नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा माना जाता है। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया
कि 3 की पावर -6, 3 की पावर -8, 3 की पावर -9 और 3 की पावर -2 में 3 की पावर -9 सबसे छोटा नंबर है और सबसे छोटा नंबर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 3 की पावर -9। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात मेरी? चलो जी एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव पावर अगर होती है तो उसका HCF किस तरह से निकाला जाता है। अगला एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे बेस मैंने दिया है अब आपको 15 और ऊपर जो पावर्स दी गई हैं वो चेंज हो गई हैं। यहाँ पे दिया है पहला नंबर 15 पावर -32, 15 पावर -47, 15 पावर -17 और 15 पावर -2। ओके, अब हमको क्या करना है, इसमें पता करना है कि कौन कौन सी संख्या, मतलब इनमें से कौन सी संख्या मासा होगी इन दी गई संख्याओं की। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर जो 0 से जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो इसका मतलब अगर आप नंबर लाइन बनाओ, अब नंबर लाइन पेपर पे मत बनाना, यहाँ बनाना, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि जब यहाँ पे आप किसी चीज़ का क्रिएशन करते हैं तो ये दौड़ने लगता है 2 गुनी 3 गुनी स्पीड से, और जब पता है ये दौड़ेगा तो आपके जो क्वेश्चन के आंसर होंगे ना ये ओरल निकल के आएंगे, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पेन दौड़ाने की बजाय आप इसको दौड़ाया करो। अब आप सोच के देखो, एक इमेज बना के देखो अपने दिमाग के अंदर कि अगर हम नंबर लाइन बना दें और नंबर लाइन पर अगर ये सारे नेगेटिव नंबर जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर हमको कौन सा नंबर मिलेगा। यहाँ सोच के देखो, बना के देखो, इसमें इमेज बनाओ, ये नंबर लाइन बनाओ तो ज़रा यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दूर दिखाई देगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, है ना, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो इसका मतलब -2 तो पास में ही हो गया। अब ऐसे ही जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे -17 मिल जाएगा आगे चल के, और आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे -32 मिल जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो -47 मिल जाएगा। तो ज़रा ये देखो कि 0 से कौन सा नंबर ज़्यादा दूर हो गया, 0 से 47 बहुत दूर हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब 47 वाली जो पावर है ये सबसे छोटी पावर हो गई, और सबसे छोटी पावर होने की वजह से ये जो संख्या लिखी है ना ये क्या हो जाएगी, ये मासा हो जाएगी, यानी कि HCF हो जाएगी। क्लियर? 15 पावर -47, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे कंसेप्ट कि किसी भी संख्या का हम लोग HCF किस तरह फाइंड करते हैं। अगर कोई पावर दे दी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो पावर वाली संख्याओं का हम लोग HCF किस तरह से निकालते हैं। आपको एक एक पॉइंट आज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, उसमें कुछ अलग तरह के कंसेप्ट होंगे, अलग तरह के टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि उनमें से एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, आप वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आने का। लेकिन जब जितना भी मैंने आज आपको ये पढ़ा दिया है, इन सारे टॉपिक्स के आप नोट्स बना के उनका रिवीजन जरूर करें, ठीक है। और एक बात, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बताना ही भूल गया कि ये जो मैं आपको वीडियोस में जितना भी पढ़ा रहा हूँ, अगर इनके आपको PDF नोट्स चाहिए, अगर आपको इनके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इन वीडियो से संबंधित जो PDF नोट्स हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, क्योंकि वो जो PDF नोट्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रही है मेरी? और हाँ बेटा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वास्तव में भी आपको मज़ा आ गया पढ़ के, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचेगा। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आसान और मज़ेदार कंसेप्ट के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।